Dear students, today's topic is forfeiture of shares. What do you mean by forfeiture of shares? What is the meaning of forfeiture and forfeiture of shares? If any shareholder, कोई भी shareholder अगर fail हो जाता, fails to pay, the amount due on allotment or any of the call, किसी भी कॉल पे अगर कोई भी शेयर होल्डर कोई भी पैसा अपनी इंस्टॉलमेंट देना में फेल हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है? तो कंपनी के डायरेक्टर उनके शेयर्स को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हिज शेयर्स. तो दिस इज नोन एज forfeiture of shares. Forfeiture means cancellation of shares. जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आप मान लो एक कार परचेज करते हो, कार फाइनेंस कराते हो, ठीक है, उसको आपने 20 या 10 इंस्टॉलमेंट्स आपने लगा दी उसकी कार की. सपोज यू पेड 12 इंस्टॉलमेंट्स, तो रिमेनिंग जो 8 इंस्टॉलमेंट्स आपने पे नहीं की, तो जिस कंपनी से आपने फाइनेंस लिया है, पैसा लिया है, तो क्या करेंगे? आपकी कार को लेकर चले जाएंगे और जितना पैसा आप दे चुके वो भी क्या हो जाएगा, यानी वो फोरफिट कर लेंगे, उस पैसे को भी वो कैंसिल कर देंगे. तो लाइकवाइज ऐसे ही होता है कि मान लो कोई कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, कोई भी शेयर होल्डर कोई भी जो अमाउंट ड्यू है, चाहे अलॉटमेंट की है चाहे कॉल्स की है, पे नहीं कर पाता, तो उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है आफ्टर गिविंग देम नोटिस. उन्हें नोटिस भेजा जाता है, टाइम भी दिया जाता है, आफ्टर दैट उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है. तो दिस इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. सपोज करो कि वो एप्लीकेशन का पैसा दे चुके हैं, तो उनका एप्लीकेशन का पैसा जितना भी आ चुका है कंपनी के पास, तो कंपनी उस पैसे को भी कैंसिल करके कंपनी खुद उसे फॉरफिट कर देती है, जब्त कर लेती है. फॉरफिट मीन्स जब्त करना, यानी पैसे को अपने पास रख लेना. हालांकि जो फॉरफीचर है तभी हो सकता है इफ इट इज गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. और कंपनी के आर्टिकल में अगर गिवन है कि कंपनी फॉरफीचर कर सकती है तो कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती. यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होता है. इफ नो रूल्स आर गिवन इन आर्टिकल, और कोई भी रूल नहीं है, फिर उन्हें 14 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है और इंटरेस्ट दिया जाता है. मतलब आपको क्या, ये थ्योरी सा इतना ज्यादा डिटेल नहीं है थ्योरी की. आपके पास तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि भी कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, तो आपको उसकी सिर्फ जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी. तो उस केस में जर्नल एंट्री पास ऑन करनी है. और फॉरफिचर के बाद कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर का नेम अपने रजिस्टर से हटा देती है, रिमूव कर देती है. जब उस पर्सन के शेयर से कैंसिल हो गए, तो उस पर्सन का नेम भी वहां से हटा दिया जाता है. तो जो कंपनी के पास उस पर्सन से पैसा आ चुका है, तो पैसा भी कंपनी उसे रिफंड नहीं करती, अपने पास ही रख लेती है. मान लो शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी क्या कर देगी, फॉरफिट कर लेगी. दिस इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. नाउ व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? वेरी मच सिंपल. बुक में इसके दो मेथड है, कभी कौन सा मेथड है, कभी डिफरेंट मेथड्स आर यूज, बट आपने हमेशा एक ही मेथड यूज करना है. तो व्हाट इज द मेथड फॉर दैट? जर्नल एंट्री बता रही हूँ, क्या जर्नल एंट्री होगी इसके लिए? एक ही एंट्री करनी है. और आज मैं आपको इलस्ट्रेशन करवाऊंगी ताकि उसमें जर्नल एंट्री करेक्ट कर लो, ताकि एवरी टाइम आप सेम ही एंट्री करो. बुक के अकॉर्डिंग बार बार एंट्री चेंज होगी, तो आपने मेथड अडॉप्ट नहीं करना. क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर कॉज इन एरियर को शो किया है, तो ये जनरल एंट्री फॉरफीचर की एंट्री में भी अपने कॉज इन एरियर को शो करना ही करना है. तो ठीक है, तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी? जैसे कंपनी अब यहाँ शेयर्स को क्या करिए, कैंसिल करिए. जब कंपनी के पास पैसा आता है, तो कंपनी शेयर्स से जो पैसा आता है, तो उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं. शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है. कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो क्या होती है, क्रेडिट होती है. आपको पता है AELIC का रूल, जो +1 में मैंने आपको करवाया था. तो एसेट और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट, LIC जब इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट. यानी कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो उसे क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे. लेकिन यहाँ पर कैपिटल तो रिड्यूस हो रही है ना, क्योंकि हम शेयर ही कैंसिल कर रहे हैं. तो इस केस में शेयर कैपिटल को क्या किया जाएगा, डेबिट. तो जर्नल एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी शेयर्स के लिए. 2, जो पैसा नहीं आया,
यहाँ पर जो पैसा नहीं है उसे हम हमेशा क्या लेते हैं, जो पैसा रिसीव नहीं होता उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, और जो पैसा कंपनी पास आ चुका है उसे बोलेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। हमेशा सेम एंट्री करनी है आपने। ये मैं उन्हीं शेयर्स का फॉर फ्यूचर करा रही हूँ विच आर इशूड एट पार। अभी मैं प्रीमियम वाला नहीं करा रही, आज हम सिर्फ वही टॉपिक लेंगे, अभी हम उसी की डिटेल करेंगे। द शेयर्स विच आर इशूड एट पार फॉरफिटेड, जो पार पे इशू है उनका फॉर फ्यूचर होता है, उसके लिए कौन सी एंट्री होगी, सिंपल सिंगल वन एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग एरियर, जो पैसा नॉट रिसीव्ड है उसे डाल देंगे क्लोजिंग एरियर में, और जो रिसीव्ड है उसे डाल देंगे शेयर फॉर फ्यूचर में। सपोज मैं अब आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लो कोई 100 शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा 2 रुपीज नहीं दिया, 3 रुपीज जो है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 3 रुपीज सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, 100 शेयर होल्डर ने, तो उसके शेयर फॉरफिट हो गए। तो यहाँ पर सिंपल सा कर दोगे, फिर आप 100 शेयर है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 100 शेयर। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, शेयर कितने का था, 10 वाला था, एट द रेट ऑफ 10, सिर्फ उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो 100 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 1000, तो डेबिट में आ जाएगा 1000। और जो पैसा कितना नहीं आया 3 और 2 8, तो 100 मल्टीप्लाई 8 कितना आ गया 800। इसका मतलब बाकी पैसा जो 200 रिसीव हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कितना रिसीव हुआ है 2 रुपीज तो रिसीव हुआ 10 में से एप्लीकेशन का, तो दैट इज नोन एज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इस तरह से आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। नाउ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि जो फॉरफिटेड शेयर्स है उनको आगे वो रीइश्यू भी कर देगी, क्योंकि कंपनी ने शेयर्स जो ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं, कोई पर्सन नहीं उसका अमाउंट पे कर पाता, तो कंपनी आगे वो शेयर डिफरेंट शेयर होल्डर को रीइश्यू कर देती है। तो रीइश्यू कंपनी एट पार पे भी कर सकती है, एट प्रीमियम पे भी कर सकती है, और एट डिस्काउंट पे भी कर सकती है। यानी एट पार, एट पार मतलब जितने का शेयर था उतने में, जैसे 10 वाला शेयर 10 में। एट प्रीमियम, मान लो कंपनी 10 का शेयर था उसको 12 में रीइश्यू कर दिया, ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये तो हम इमेजिनरी फिगर ले रहे हैं, फिक्टिशियस फिगर ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। बट कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पे भी रीइश्यू कर सकती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इश्यू तो नहीं कर सकती, बट रीइश्यू कर सकती है एट डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना होगा, उतना डिस्काउंट देगी कंपनी जितना वो पैसा पहले फॉरफिट कर चुकी है। यानी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी इक्वल टू, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी, मतलब उससे विल बी इक्वल टू और लेस देन फॉरफिटेड अमाउंट। जितना फॉरफिटेड अमाउंट है, यानी अप टू फॉरफिटेड अमाउंट तक ही डिस्काउंट दे सकती है। वी कैन से फॉरफिटेड अमाउंट, जितना शेयर फॉरफिचर का पैसा आ चुका था, जैसे लास्ट वाली आपने एंट्री की है शेयर फॉरफिचर अकाउंट की थी एंट्री, तो जितना ये पैसा उससे ज्यादा कंपनी डिस्काउंट नहीं दे सकती। जितना कंपनी के पास पैसा आ चुका है, जितना पैसा कंपनी जब्त कर चुकी है, उससे ज्यादा डिस्काउंट कंपनी नहीं दे सकती। यानी कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू तो कर सकती है, लेकिन अप टू द फॉरफिटेड अमाउंट। लेकिन कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती, रीइश्यू तो कर सकती है। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे होगा हम कर लेंगे। अब रीइश्यू की एंट्री क्या आएगी, मान लो 10 वाले शेयर 10 में रीइश्यू कर दिया, तो कंपनी सारी की सारी रीइश्यू कर दी शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर हमने लिए थे, 100 मल्टीप्लाई 10, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री आएगी। अगर एट पार पे किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 रुपीज। एक ही केस आएगा ना, या तो एट पार पे रीइश्यू करेगी कंपनी, या एट प्रीमियम पे, या फिर एट डिस्काउंट पे। तो आपके पास यहाँ पर पहला केस अगर ये आ रहा है कि कंपनी ने वो 100 के 100 शेयर आगे रीइश्यू कर दिया एट पार, यानी इस वाले शेयर जो है कंपनी ने एट पार पे रीइश्यू कर दिए, तो कंपनी के पास तो 200 रुपीज पहले ही आए हुए थे, तो ये तो कंपनी को बेनिफिट हो गया। यानी फॉरफिटेड अमाउंट कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। और इस फॉरफिटेड अमाउंट को किसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। तो आप कैसे शेयर फॉरफिचर अकाउंट को किसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट
जितना बच गया, यानी जो 200 रुपए बच गए, कंपनी को फायदा हो गया, इट इज अ कैपिटल गेन एंड कैपिटल गेन विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल गेन विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आगे बेटा समझिए, दो एंट्रीज होंगी रीइश्यू की, एक तो रीइश्यू की एंट्री आ जाएगी, सेकेंडली शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। Now when these shares are reissued at premium, यानी मान लो 10 वाला शेयर कितने में रीइश्यू कर दिया कंपनी ने, 12 में, तो 2 रुपीज तो बेनिफिट हो गया, प्रीमियम हो गया, इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में दिखा देंगे। वेरी मच सिंपल, जैसे प्रीमियम बेनिफिट है तो क्रेडिट करते हैं तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर, 100 वाला शेयर कितने के हिसाब से, 12 के हिसाब से, 2 शेयर कैपिटल, और कैपिटल में तो हमेशा ही फेस वैल्यू जाएगी 100 मल्टीप्लाई 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम कितना, 2 रुपीज, तो यानी आपके पास डेबिट तो हो जाएगा 1200 और क्रेडिट में आ जाएगा, शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 200। बस आपने रीइश्यू की एंट्री अगर एट पार पे है तो बैंक टू शेयर कैपिटल, अगर एट प्रीमियम पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब लाइकवाइज फॉरफीचर का पैसा अब भी आपके पास बचा हुआ है कंपनी के पास, जब कंपनी के पास ये कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हो आप, कंपनी के पास फॉरफीचर का पैसा बचा हुआ है तो कैपिटल गेन है, तो इट विल अगेन द नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सेम एंट्री, यानी 2 एंट्रीज करनी है, एक आपने रीइश्यू की और दूसरा फॉरफीचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो 200 अभी भी सारे के सारे शेयर फॉरफीचर वाले कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। नाउ शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, मान लो कंपनी ने 100 वाला शेयर, 10 वाला शेयर, 100 नहीं था 10 अमाउंट थी, 9 में इशू कर दिया, ठीक है 9 में, तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, यहाँ स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ मैं, तो ये 10 वाला शेयर कंपनी ने 9 में रीइश्यू कर दिया, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, 100 शेयर थे 9 में रीइश्यू किए, यानी कंपनी ने 10 वाला शेयर कितने में रीइश्यू कर दिया, 9 में, तो 1 रुपये क्या हो गया, लॉस हो गया, इस लॉस को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो कोई भी कंपनी फ्रेश डिस्काउंट तो लगा, यहाँ पर आ ही नहीं सकता डिस्काउंट वर्ड, तो इस लॉस को कंपनी कहां से कवर अप करेगी, शेयर फॉरफीचर के अमाउंट से, जितना भी लॉस होगा रीइश्यू के समय वो तो कंपनी कहां से कवर करेगी, शेयर फॉरफीचर की अकाउंट से, तो हम यहाँ पर जो भी लॉस होगा वो फॉरफीचर के अमाउंट से कवर होगा, जितना फॉरफीचर है उससे ज्यादा लॉस कवर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यानी बैंक अकाउंट डेबिट जितना आ गया 9 रुपीज, जो लॉस है लॉस को कहां से कवर करेगी कंपनी, फॉरफीचर से, जब पैसा जब्त कर लिया था फॉरफीचर बेनिफिट था तो क्रेडिट किया, अभी कवर अप हो रहा है तो इसे फॉरफीचर को क्या करोगे, डेबिट करोगे, तो कंपनी करेगी फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हो गया 10 वाला 9 में, तो 100 मल्टीप्लाई 1, 900 एंड 100 2 शेयर कैपिटल, तो इट विल बी, क्योंकि शेयर तो कितने का, 10 का, 10 वाला शेयर जो आ गया बैंक से ले लेंगे, जो लॉस है वो फॉरफीचर से काट लेंगे, इट विल बी 1000। नाउ नेक्स्ट एंट्री वे सेम, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब फॉरफीचर कितना है यहाँ पर, 200 था ना फॉरफीचर, तो आपके पास 200 में से 100 आपका लॉस हो गया, ये 200 तो कंपनी के पास पहले ही आ चुके थे, जब्त कर चुकी थी कंपनी, अब 100 का कंपनी को लॉस हो गया, तो यानी कंपनी में कितना बच गया फॉरफीचर का अमाउंट, 100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज कंपनी क्या करेगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, यानी इस केस में जितना फॉरफीचर है क्रेडिट था और जितना डेबिट है उसमें से माइनस करके जितना बाकी 100 रुपीज आएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।